हेलो एस्पिरेंट्स, वीकली राउंडअप के इस नए सेशन में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 26 अक्टूबर से और 1 नवंबर तक जो खबरें महत्वपूर्ण रही हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम उन्हें अपनी परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सेशन में हम किन किन मुख्य खबरों को कवर करेंगे। तो अभी भारत और आसियान शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है, तो इसकी क्या परिणाम निकले हैं इस पर हम बात करेंगे। पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र फिर से चर्चा में है। चीन के द्वारा कुछ नौसैनिक गतिविधियां यहाँ की गई हैं, उसके क्या परिणाम उसको हम जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो महासभा है वो भारत में संपन्न हुई है, तो उससे क्या परिणाम निकले हैं इसको हम समझेंगे। साथ ही चीन द्वारा भारत की पीएलआई योजनाओं को WTO में चुनौती दी गई है, तो ये चुनौती क्यों दी गई है, किस माध्यम से दी गई है, किस समझौते के तहत दी गई है, इसको हम समझेंगे। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही बुसान में अमेरिका और चीन की बैठक संपन्न हुई है, तो इस बैठक के क्या परिणाम निकले हैं और भारत के लिए इसके क्या निहितार्थ है, इसको हम समझेंगे। साथ ही अभी भारत ने अपना मैरीटाइम वीक जो है वो मनाया है, तो भारतीय समुद्री क्षेत्र की क्या प्रमुख उपलब्धियां रही हैं पिछले कुछ वर्षों में, इसको हम विस्तार से कवर करेंगे। मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम संक्षिप्त सुर्खियों की बात करें तो अभी भारत के नए मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी घोषणा हो गई है, तो उनको हम समझेंगे। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ये जारी की गई है, कौन इसे जारी करता है, क्या इसकी मुख्य फाइंडिंग्स हैं, इसको हम जानेंगे। मणिपुर का केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये फिर से चर्चा में है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसको हम जानेंगे। स्टेबल कॉइन, अभी जापान के द्वारा अपना एक स्टेबल कॉइन जारी किया गया है, तो ये क्या होता है, क्या ये अवधारणा है, इसको हम समझेंगे। अभी बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मोन्था आया था, तो इसको हम जानेंगे कि क्यों आया था, कैसे चक्रवात की उत्पत्ति होती है, इसको हम जानेंगे। यूएनईपी द्वारा अपनी अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट ये जारी की गई है और इस रिपोर्ट की जो मुख्य फाइंडिंग्स है उसको हम समझेंगे। इसी प्रकार से आदर्श युवा ग्राम सभा योजना और इबेरियन लिंक्स ये कुछ जनजाति है वो चर्चा में रही है, और सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा बाल्टिक सागर। तो इन सबको हम आज के सेशन में विस्तार से कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बिना किसी देरी के हमारी जो पहली मुख्य खबर है उस पर हम आते हैं। हमारी पहली खबर बात कर रही है 22वें भारत और आसियान शिखर सम्मेलन को लेके। अब आप जानते ही हैं कि भारत और आसियान के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध है, और भारत जब से आसियान का गठन हुआ है तब से ही आसियान के साथ में लगातार सहयोग कर रहा है। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत, और अब हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो अब आसियान के साथ में और बेहतर संबंध बनाने का प्रयास करती है। तो अभी ये 22वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन मलेशिया में ये आयोजित किया गया है, और यहाँ पर अब भारत ने अपने 2022 में जो रणनीतिक साझेदारी का जो हमने लक्ष्य रखा था, अब उसे आगे बढ़ा करके व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर इसे पहुंचा दिया है। अभी हम इसको समझेंगे कि रणनीतिक साझेदारी और व्यापक रणनीतिक साझेदारी में क्या अंतर होता है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो GS2 का टॉपिक है द्विपक्षीय संबंध और क्षेत्रीय समूह, उसमें ये हमारा टॉपिक कवर हो जाता है, और प्रारंभिक परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आसियान के सदस्य देशों के संदर्भ में आसियान के साथ किसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया है, तो इसके लिए हमारा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि जो रणनीतिक साझेदारी है, रणनीतिक साझेदारी और व्यापक रणनीतिक साझेदारी में क्या अंतर होता है। तो जो रणनीतिक साझेदारी है ये मुख्य रूप से साझा हितों पर आधारित होती है, और दो देशों के बीच या दो समूहों के बीच ये होती है ना, और ये एक प्रकार का एक औपचारिक ढांचा होता है। और जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी होती है वो रणनीतिक साझेदारी से एक स्तर ऊपर होती है, जो यहाँ पर व्यापक सहयोग के उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब रणनीतिक साझेदारी में जो सहयोग है उससे अधिक बेहतर, अधिक उच्च स्तर का सहयोग व्यापक रणनीतिक साझेदारी में होता है। और जो सहयोग का दायरा है, जैसे यहाँ पर जो रणनीतिक साझेदारी है या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसमें विशिष्ट या कुछ एक संकीर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहती है, जैसे व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, मतलब कि कुछ सीमित क्षेत्र यहाँ पर होते हैं। जबकि व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं, राजनीति है, रक्षा, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, संस्कृति, लोगों का आदान प्रदान, ये सभी इसमें कवर होते हैं। इसी के साथ में जो जुड़ाव की गहराई है कि दोनों देशों के बीच या दोनों पक्षों के बीच में किस प्रकार का जुड़ाव होगा, तो यहाँ पर मध्यम स्तर की प्रतिबद्धता होती है और यहाँ पर गहरी प्रतिबद्धता होती है, और विश्वास का स्तर उच्च होता है, और व्यापक सहयोग यहाँ पर होता है। अगर हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा जैसे कुछ 3-4 क्षेत्र ही यहाँ पर होते हैं, जबकि व्यापक रणनीतिक साझेदारी में राजनीति, रक्षा, अर्थव्यवस्था,
विज्ञान प्रौद्योगिकी, संस्कृति, लोगों के बीच आपसी संबंध, मतलब कि 5-6 जो विभिन्न जितने भी क्षेत्र या जितने भी आयाम हो सकते हैं दो पक्षों के बीच में, वो लगभग सभी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत कवर किए जाते हैं। अगर कानूनी बाध्यता की बात करें तो कानूनी बाध्यता आमतौर पर ये औपचारिक संधि होती है रणनीतिक साझेदारी, और यहाँ पर व्यवहारिक सहयोग के आधार पर सहयोग किया जाता है। वहीं अगर हम व्यापक रणनीतिक साझेदारी की बात करें तो यहाँ पर जो कानूनी ढांचा है वो अधिक स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से हम सहयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ बात की जाती है व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत कि एक दूसरे देश में निवेश किया जाएगा, तो यहाँ पर वो निवेश की मात्रा भी यहाँ परिभाषित होती है। यहाँ उद्देश्य स्पष्ट होते हैं कि आने वाले अगले 10 वर्षों में हम $100 बिलियन का निवेश करेंगे, $50 बिलियन का निवेश करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर उद्देश्य जो है वो बहुत ही स्पष्ट होते हैं। इसी प्रकार से औपचारिकता का स्तर अगर हम देखें तो ये कम औपचारिक होती है, नीतिगत घोषणा और संयुक्त बयानों पर ये आधारित होती है, जबकि जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है वो अधिक औपचारिक होती है। उद्देश्य यहाँ पर परिभाषित होते हैं, कार्य जो होते हैं वो विभिन्न भागों में कार्यक्रमों के रूप में बटे हुए होते हैं कि अब आने वाले 10 सालों में हम किस प्रकार से अपनी सहयोग साझेदारी है उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये सभी यहाँ पर स्पष्ट होता है। और उनके लिए नियमित तंत्रों की स्थापना यहाँ पर की जाती है कि अलग अलग फ्रेमवर्क बनाए जाते हैं कि किस प्रकार से अब ये दोनों पक्ष आपस में सहयोग करेंगे, उसके लिए अलग अलग तंत्र बनाए जाते हैं और ये अधिक औपचारिक होती है। भारत का रणनीतिक साझेदारी जो है वो लगभग 30 देशों के साथ है, 30 से अधिक देशों के साथ है, जैसे यूएसए, रूस, यूके, जापान, ईयू, चीन, इनके साथ में हम अपनी रणनीतिक साझेदारी करते हैं। और वहीं अगर हम व्यापक रणनीतिक साझेदारी की अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके, आसियान, मलेशिया, सिंगापुर जैसे देशों के साथ हमने व्यापक स्तर पर रणनीतिक साझेदारी की हुई है। तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपने भारत आसियान के जो संबंध हैं उनको कैसे नेक्स्ट स्टेज पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो ये समझौता हुआ, जो हमारी बैठक हुई है, इस बैठक के तहत क्या प्रमुख परिणाम इस सम्मेलन में निकले हैं। तो जैसा बताया मैंने आपको पहले भी कि जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है उसको 2026 से 2030 तक लागू करने का यहाँ पर उद्देश्य रखा गया है। अर्थात कि यहाँ पर अब स्पष्ट समय सीमा दे दी गई है कि हमारी जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है उसको कब तक लागू करना है, उसका क्या फ्रेमवर्क रहेगा, किन अलग अलग पक्षों के माध्यम से किन अलग अलग चरणों में इसे लागू किया जाएगा, ये स्पष्ट यहाँ पर किया गया है। और इसके लिए आसियान भारत कार्य योजना इसका निर्माण किया गया है। साथ ही सतत पर्यटन यानी कि सस्टेनेबल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर आसियान और भारत के नेताओं के बीच में संयुक्त वक्तव्य जारी हुआ है कि आसियान के जो देश हैं उनके नागरिक भारत में आसानी से पर्यटन के लिए आ जा सकें, उसी प्रकार से भारत के जो नागरिक हैं वो आसियान देशों में पर्यटन के लिए जा सकें। जैसा आप जानते भी हैं कि भारत के मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इस प्रकार से जो आसियान देश हैं, सिंगापुर, इन सभी देशों में भारत से व्यापक मात्रा में पर्यटन वहाँ जाते हैं और वहाँ के पर्यटक यहाँ पर आते हैं, क्योंकि भारत में जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के बहुत सारे विशिष्ट स्थान पाए जाते हैं और इन आसियान देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या काफ़ी अधिक मात्रा में है। इसी प्रकार से 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष ये घोषित किया गया है और इसमें अब आसियान और भारत है वो अपने समुद्री क्षेत्र में सहयोग करेंगे। इसी के साथ में नालंदा विश्वविद्यालय में दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है कि अब जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पर दक्षिण पूर्व एशियाई जो अध्ययन केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा। गुजरात के लोथल में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन समुद्री विरासत महोत्सव आयोजित करने की घोषणा भी यहाँ पर की गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है उसके तहत हम आर्थिक स्तर पर भी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमारे जो सामरिक सुरक्षा है उस पर भी हम बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक संबंधों की हम बात कर रहे हैं, आर्थिक संबंधों की हम बात कर रहे हैं और लोगों के बीच में आपस में जुड़ाव की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में अब हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी है उसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं आसियान के साथ। अब हम अगर देखें कि भारत के लिए आसियान का क्या महत्व है, क्यों भारत आसियान को इतना अधिक महत्व देता है, तो सबसे पहले भारत जो है वो आसियान केंद्रीयता को हमेशा समर्थन करता है, चाहे वो हमारा हिंद प्रशांत क्षेत्र हो, चाहे हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, इन दोनों के ही केंद्र में हम आसियान को रखते हैं कि हम अपनी जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें आसियान के साथ सहयोग के माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके केंद्र में भी हम
आसियान को रखते हैं। इसी प्रकार से अगर व्यापार के स्तर पर देखें तो भारत और आसियान के बीच में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता ये विद्यमान है, जो कि व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देता है। और 2009 में ये एक मुक्त व्यापार समझौता था, मतलब ये भारत और आसियान के बीच में मुक्त व्यापार वस्तु समझौता है। तो ये समझौता है और इसका अगर महत्व देखें तो 2024-25 में लगभग 123 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार इन दोनों पक्षों के बीच में हुआ है। साथ में चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए भी आसियान का महत्व है, क्योंकि जो आसियान देश है उनकी सीमा चीन से लगती है। उसी प्रकार से चीन का जो दखल है वो दक्षिण चीन सागर में बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर जो देश हैं वो हमेशा चीन के साथ में संघर्ष में रहते हैं, जैसे वियतनाम है, फिलीपींस है, ये देश लगातार चीन के साथ इनका विवाद चलता रहता है। तो अब उस क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए, साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए इन देशों की सहयोग की आवश्यकता है। तो इसीलिए भारत जो है, भारत आसियान समुद्री सहयोग पर संयुक्त वक्तव्य 2023 में हमने जारी किया था और वहां पर हमने कहा था कि दक्षिण चीन सागर में अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन की बात यहाँ पर दोहराई गई थी। तो भारत चाहता है कि दक्षिण चीन सागर में भी अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाए, तो उसके लिए भी हमें आसियान के सहयोग की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से भारत के उत्तर पूर्व का या पूर्वोत्तर का विकास के लिए भी हमें आसियान देशों की सहायता की आवश्यकता है। जैसे आसियान देश म्यांमार है, तो म्यांमार की सीमा जो हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर लगता है। साथ ही वहाँ से जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ से जो आसियान देश हैं उनके साथ व्यापार करना काफ़ी आसान हो जाता है। वहाँ से हम सड़क मार्ग से भी व्यापार कर सकते हैं। तो इसलिए पूर्वोत्तर के विकास के लिए, पूर्वोत्तर की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हमें आसियान देशों की काफ़ी आवश्यकता है। तो ये बताया कि भारत और के पूर्वोत्तर राज्य जो है वो आसियान के सबसे करीब हैं। अब यहाँ पर कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जैसे बहुत से कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आसियान क्षेत्रों से ही होकर के जाते हैं। जो कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर मल्टी लेवल पर, जैसे सड़क से, रेल के माध्यम से, वायु मार्गों से और जो समुद्री मार्ग हैं उनके माध्यम से विभिन्न ट्रांजिट मॉडल डेवलप करने का प्रयास यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। इसी के साथ में जो बहुपक्षवाद है, आसियान क्योंकि बहुत से देशों का समूह है, वो उसमें किसी एक देश का प्रभुत्व नहीं है, तो आसियान अपने आप में ही बहुपक्षवाद का समर्थन करता है और भारत की जो विदेश नीति है वो भी बहुपक्षवाद का समर्थन करने की रही है। इसीलिए भारत जो है वो आसियान के साथ में भी सहयोग करने का प्रयास कर रहा है कि जो हम वैश्विक स्तर पर हम एक ध्रुवीय देश विश्व नहीं चाहते हैं, ना ही हम द्विध्रुवीय विश्व चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बहुपक्षीय जो है वो विश्व रहे और विश्व में जितने भी देश हैं सभी देशों का सहयोग लेकर के तब वैश्विक व्यवस्था को संचालित किया जाए। किसी एक देश या किसी जो एक समूह या कुछ देशों का जो प्रभुत्व है वो वैश्विक व्यवस्था पर ना रहे, ऐसा भारत चाहता है। तो उसके लिए भी हमें बहुपक्षवाद में आसियान के सहयोग की आवश्यकता होती है ना। जैसे हम यूएनएससी में सुधारों की बात करते हैं तो वहाँ भी हमें आसियान देशों के सहयोग की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार से जो अलग अलग संस्थाएं हैं, WTO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इन सब में जो सुधारों की आवश्यकता है उसके लिए भी हमें जो आसियान है, आसियान की सहयोग की आवश्यकता होगी। अब हम आगे बढ़े उससे पहले कि आसियान जो समूह है उसके बारे में संक्षेप में हम जान लेते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है कि जो तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य देश ये बन गया है और आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक में आसियान घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी और इसके जो सदस्य देश हैं वो लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, तिमोर लेस्ते, ये नया है, 11वां बना है ये, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, ये कुल यहाँ पर पहले 10 देश थे, 10 सदस्य देश थे और अब बढ़कर के ये 11 हो गए हैं। तो ये आसियान देशों के बारे में और भारत आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में हमने विस्तार से जान लिया है। अब इस पर आधारित कुछ PYQs हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ये पद प्राय समाचार पत्रों में चर्चा में रहता है, तो ये किन देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में ये उपयोग में लाया जाता है। तो इसके अंदर कौन सा सही होगा, इसको आप आंसर में बताइए। आप प्रश्न की प्रकृति देख सकते हैं, 2016 में ये बहुत ही आसान प्रश्न था। उस समय के दृष्टिकोण से ये कठिन था क्योंकि उस समय इस प्रकार के प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति ज़्यादा थी। अब यूपीएससी द्वारा जो वैश्विक समूह हैं इनके ऊपर प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति कुछ कम हुई है। अब जो प्रश्नों का ट्रेंड है वो थोड़ा चेंज हुआ है, तो मैं आपको, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं तो आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए।
इसी प्रकार से मुख्य परीक्षा में भी आसियान काफी इंपॉर्टेंट है। भारत आसियान संबंध लगातार चर्चा में रहते हैं, तो मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसी पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि भारत आसियान संबंध भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, आर्थिक सहयोग और सामरिक संतुलन को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है। बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में भारत आसियान संबंधों की प्रासंगिकता और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। मतलब कि वर्तमान में किस प्रकार से भू राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, तो उस संदर्भ में भारत की जो नीतियां हैं और भारत का जो आसियान के साथ जो सहयोग है उसके अंदर क्या संभावनाएं हैं और क्या चुनौतियां हैं, वो आपको बतानी है। तो इसको आंसर में आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से पॉइंट आप इसमें इंक्लूड करेंगे। तो चलिए, अब हमारी जो दूसरी न्यूज़ है, दूसरी न्यूज़ पर हम आते हैं। तो हमारी दूसरी न्यूज़ बात करती है पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के संदर्भ में। तो अभी हुआ क्या है कि चीन के द्वारा पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र जो है उसमें अदन की खाड़ी और सोमालिया के तट पर अपना एक एस्कॉर्ट मिशन भेजा गया है ना, और ये एक प्रकार का एक नया नौसैनिक बेड़ा वहां पर भेजा गया है। तो ये भेजे जाने से अब, क्योंकि जो हिंद महासागर क्षेत्र है, हिंद महासागर क्षेत्र में जो चीन है, चीन की नौसेना की उपस्थिति काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। चाहे वो हम देख लें जो श्रीलंका है, श्रीलंका के पोर्ट्स पर हम देख लें, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर हम देखते हैं। इसी प्रकार से जो म्यांमार है, म्यांमार के साथ भी सितवे पोर्ट उसका। इसी प्रकार से जो पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र है उसमें सोमालिया के तट पे, अदन की खाड़ी में, जिबूती में तो नौसैनिक पूरा बेड़ा ही वहाँ पर है, नौसैनिक वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उपस्थिति चीन की है। तो इसलिए अब भारत के लिए थोड़ा सा ये चिंता का विषय है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पश्चिमी हिंद प्रशांत क्षेत्र है, हिंद महासागर क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये किस क्षेत्र को हम कहते हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसको पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र इसे कहा जाता है। और यहां पर ये जिबूती है, जिबूती में यहाँ यह अदन की खाड़ी है, यहाँ पर अभी चीन के द्वारा अपना नौसैनिक बेड़ा भेजा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर, यहाँ पर जो हम्बनतोता पोर्ट है श्रीलंका का, वहाँ पर यहाँ सितवे पोर्ट है म्यांमार का। इसी प्रकार से बांग्लादेश के साथ भी अब लगातार ये सहयोग कर रहा है। तो वहाँ के चटगांव जो बंदरगाह है वहाँ पर भी तो चीन के द्वारा लगातार भारत के आसपास जो है अपनी नौसेना की उपस्थिति को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जो कि भारत के लिए चिंता का विषय है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र है इसका क्या महत्व है। तो अगर इसके महत्व की बात करें तो इसकी जो उपस्थिति है वो बहुत ही सामरिक और भू राजनीतिक अवस्थिति इस क्षेत्र की है। अब ये क्षेत्र जो है ये मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला प्रमुख समुद्री मार्ग है। यहाँ से विश्व व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ से ही होता है। यहाँ पर जो होर्मुज जलडमरू मध्य है, बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य है, मोजाम्बिक चैनल है, ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट्स हैं। मतलब कि अगर ये किसी भी प्रकार से बाधित होते हैं तो वैश्विक व्यापार यहाँ पर ठप हो सकता है। तो ये ऐसे कुछ चौक पॉइंट्स हैं, ये सभी के सभी हिंद महासागर क्षेत्र में और विशेष रूप से पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में ये विद्यमान है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो जितने भी कच्चे तेल का निर्यात होता है या जो कच्चे तेल का व्यापार होता है, उसी प्रकार से जो प्राकृतिक गैस है उसका व्यापार होता है, वो भी इस क्षेत्र से बहुत ज्यादा होता है। तो जो अकेला होर्मुज जो जलडमरू मध्य है या होर्मुज स्ट्रेट है, वहां से वैश्विक तेल का जो पोत परिवहन के माध्यम से, मतलब कि जो जहाजों के माध्यम से जो परिवहन होता है, वो लगभग 20% सिर्फ इसी से गुजरता है, होर्मुज जलडमरू मध्य से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो ऊर्जा सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर कितना इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से इसको अफ्रीका का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ से जो अफ्रीका है, अफ्रीका से यहाँ अदन की खाड़ी से होते हुए इधर हम जाते हैं, और इसी प्रकार से अफ्रीका के साथ साथ यूरोप में भी यहाँ से ही प्रवेश किया जाता है। तो एशिया और अफ्रीका के बीच एक सेतु के रूप में ये कार्य करता है। उसी प्रकार से इसका आर्थिक महत्व अगर हम देखें तो पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में महासागर आधारित संसाधन जो है वो बहुत ज़्यादा विद्यमान है, और इस पर निर्भर जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनकी जो मूल्य लागत है वो लगभग 333.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये यहाँ पर कुल इतना आर्थिक गतिविधियां यहाँ पर होती हैं प्रतिवर्ष। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र हो जाता है।
इसी प्रकार से अगर हम भारत के लिए इसके महत्व को देखें तो भारत के लिए सबसे पहले हिंद प्रशांत सहयोग जो क्षेत्र है वो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का फ्रांस के साथ, यूएसए के साथ और अन्य देशों के साथ जो भागीदारी है उसको मजबूत करने में इस क्षेत्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो फ्रांस है, फ्रांस के कई ऐसे द्वीपीय क्षेत्र हैं जो इस क्षेत्र में विद्यमान है। इसी प्रकार से यूएसए के भी कुछ ऐसे द्वीपीय क्षेत्र हैं, तो उनके साथ सामरिक सहयोग करने में काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए ये। इसी प्रकार से जो समग्र सुरक्षा प्रदाता है वो भी यहाँ पर, क्योंकि भारत ये इसका नाम ही हिंद महासागर क्षेत्र है जो कि भारत के नाम पर विद्यमान है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय शक्ति है उसके रूप में भारत की छवि और प्रभाव को ये बढ़ाता है। तो भारत चाहता है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में भारत का महत्व सबसे ज्यादा रहे। इसी प्रकार से ब्लू इकोनॉमी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत का जो डीप ओशन मिशन है उसके लिए भी इस क्षेत्र का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो आर्थिक संसाधन है उनका दोहन भारत के द्वारा किया जाए, जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं उनका जो खनिज है, खनन है, वो भारत के द्वारा किया जाए। इसी प्रकार से जो पर्यटन है, पर्यटन के माध्यम से या अलग अलग क्षेत्रों के माध्यम से भारत अपनी ब्लू इकोनॉमी को इस क्षेत्र में बढ़ावा देना चाहता है। तो इसलिए इस पूरे क्षेत्र का भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट महत्व हो जाता है। लेकिन अब इस क्षेत्र में जो प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी विद्यमान हैं, चुनौतियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर उभरते हुए समुद्री खतरे। तो जो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सोमालिया है, और सोमालिया के आसपास, अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वैश्विक व्यापार होता है, तो इस क्षेत्र में सोमालिया के जो पायरेट्स हैं, जो समुद्री लुटेरे हैं, उनका प्रभुत्व बहुत ज्यादा है, उनकी जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पर जो समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर जो समुद्री खतरे हैं वो काफी ज्यादा विद्यमान है। समुद्री डकैती हुआ, विदेशी वनस्पतियों और जीवों की तस्करी हुआ, हथियारों का अवैध परिवहन, मादक पदार्थों की तस्करी, उसी प्रकार से अनधिकृत मत्स्यन और मानव तस्करी, ये सभी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर समुद्री खतरे काफी ज्यादा विद्यमान है। इसी प्रकार से चीन का लगातार यहाँ पर प्रभाव बढ़ रहा है ना। चीन लगातार यहाँ पर जो सोमालिया है, सोमालिया में, यहाँ पर जिबूती में, यहाँ पर लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम और हिंद महासागर क्षेत्र की तरफ आए तो वहां पर भी चीन के जो नौसैनिक बेड़े हैं वहां पर विद्यमान है। तो चीन यहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए ऋण जाल कूटनीति का उपयोग कर रहा है, और यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जिबूती में जैसे चीन का सैन्य अड्डा है, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह है, वहां पर चीन की उपस्थिति है। तो जो ऋण जाल कूटनीति है ये क्या होती है, तो चीन की जो डिप्लोमेसी है उसमें चीन क्या करता है, वो जो गरीब देश हैं या जिनके पास जो संसाधनों की कमी है उन देशों को वो आर्थिक सहायता प्रदान करता है, आर्थिक सहायता ऋण के रूप में प्रदान करता है। और वो ऋण, क्योंकि वो जो देश हैं वो देश ऋण चुका नहीं पाते हैं, तो वो उनके कुछ जो क्षेत्र हैं, उनके जो संप्रभु क्षेत्र हैं, उन पर वो अपना कब्जा कर लेता है। तो इस प्रकार से वो अपने ऋण के जाल में उन देशों को फंसा लेता है और उससे उनके संप्रभु क्षेत्रों में पर अपना कब्जा कर लेता है। इसके माध्यम से वहां पर वो अपनी सैन्य उपस्थिति दर्ज करा पाता है। तो इस और वहां के जो संसाधन है, चाहे वो खनिज संसाधन हो या अन्य जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका दोहन करना भी वो वहां पर शुरू कर देता है। तो यही जो है चीन की ऋणजाल कूटनीति है, और इसके शिकार बहुत से देश हो चुके हैं। जैसा हमने मालदीव के संदर्भ में देखा था, पाकिस्तान के संदर्भ में हम देख रहे हैं, जिबूती के संदर्भ में हम देख रहे हैं, श्रीलंका के साथ भी हमने देखा था। तो इसी प्रकार से जो चीन है अपनी ऋणजाल कूटनीति का उपयोग करके अपना जो प्रभुत्व है वो इस क्षेत्र में बढ़ा रहा है। तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। यहाँ पर संघर्ष भी काफी ज्यादा रहे हैं, है ना। इस क्षेत्र में संघर्ष भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में हमने यमन में संघर्ष देखा था, जहां पर हूती लड़ाके हैं, उनका जो यमन की सेना है उसके साथ में संघर्ष हुआ था। इसी के साथ में कुछ गैर परंपरागत खतरे भी यहाँ पर विद्यमान है, जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो खतरे हैं वो भी इस क्षेत्र में विद्यमान है। जैसे जो समुद्री जल स्तर है उसका बढ़ना, वैश्विक तापमान का बढ़ना, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं, चक्रवात हैं, उनके आने की संभावनाएं यहाँ रहती हैं। हाँ, तो इस प्रकार के जो खतरे हैं ये भी इस क्षेत्र में विद्यमान है। अब भारत के द्वारा इस क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, तो अगर हम प्रमुख उपायों की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा सागर इनिशिएटिव है, जो बात करता है कि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और समृद्धि। तो ये जो सागर हमारी पहल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हिंद महासागर में समुद्री सहयोग सिद्धांत पर ये आधारित है, और जो मुख्य रूप से ये क्या करती है
जो सागर पहल है भारत का, सागर जो योजना है, उसके तहत जो हिंद महासागर क्षेत्र है उसमें जो छोटे देश हैं, है ना, जो छोटे द्वीपीय देश हैं, उनके साथ सहयोग करके और जो हिंद महासागर के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके साथ सहयोग करके वो सभी की समृद्धि के लिए इसके लिए प्रयास करता है। तो ये हमारी सागर पहल है। इसी के साथ हम विभिन्न साझा बहुपक्षीय मंचों की सदस्यता भी करते हैं, जैसे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है ना, ये IONS का अभी कुछ एक महीने पहले ही शायद इसकी बैठक हुई थी। तो इस प्रकार से अलग अलग जो इस क्षेत्र में जो जितने भी संगठन बने हुए हैं उन सभी संगठनों में भारत अपना लगातार उपस्थिति दर्ज कराता है। इसी प्रकार से रक्षा सहयोग और क्षमता निर्माण का भी भारत के द्वारा प्रयास किया जाता है। विभिन्न देशों के साथ में भारत यहाँ पर नौसैनिक अभ्यास करता है ना। इसी के साथ में हम देखते हैं कि जैसे क्वाड है, तो क्वाड जैसे जो समूह है उनमें भारत अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इसी प्रकार से भारत जो है वो फ्रांस के साथ या USA के साथ में विभिन्न नौसैनिक अभ्यास भी इस क्षेत्र में करता है। द्वीपीय राष्ट्रों के साथ रणनीतिक साझेदारी, तो ये भारत जो, क्योंकि द्वीपीय राष्ट्र जो है उनके ऊपर जो जलवायु परिवर्तन है उनका खतरा काफी ज्यादा बढ़ रहा है। जैसे हम देखते हैं कि मालदीव है, सेशल्स है, ये ऐसे देश हैं जिनके समुद्री जल स्तर के बढ़ने से इन देशों के में जो रहने की जो इनका क्षेत्रफल है वो घटने की संभावना रहती है। तो उनके साथ सहयोग करके भारत काफी ज्यादा प्रयास करता है। तो अभी मॉरिशस ने जो अगालेगा द्वीप है वहां पर भारतीय सहायता से रनवे और जेटी का विकास किया है। इसी प्रकार से पहले भारत मालदीव के साथ भी इस प्रकार के लगातार सहयोग करता ही था, लेकिन अभी कुछ वर्षों से वो सहयोग स्थगित हुए हैं, वहां पर जब से सरकार बदली है और भारत विरोधी भावनाएं वहां पर देखने को मिली हैं। लेकिन आने वाले समय में उसको भी संतुलित करने का प्रयास भारत कर ही रहा है। इसी प्रकार से और भी बहुत से अन्य प्रयास भारत कर रहा है, जैसे भारत का जो सूचना संलयन केंद्र है IOR, ऑपरेशन संकल्प है ना। इस प्रकार से जो अलग अलग चाबार बंदरगाह है ईरान में, उसको भी भारत के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो भारत जो है वहाँ उन देशों की जो हिंद महासागर में क्षेत्र में जो देश हैं उनके साथ लगातार सहयोग करके भारत प्रयास कर रहा है कि भारत की उपस्थिति वहाँ पर बढ़े और भारत का जो प्रभाव है वो लगातार बढ़े। और यहाँ पर जो भारत का जो इनिशिएटिव है वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ है, ना कि चीन की तरह नकारात्मक है, जो कि उन लोगों को उन देशों को ऋण जाल कूटनी में फंसाने का भारत का उद्देश्य नहीं होता। भारत का उद्देश्य होता है कि भारत उन देशों के साथ सहयोग करके उन देशों की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका समाधान करे और एक साथ में साझे भविष्य को देख करके भारत जो है आगे बढ़ता है। तो इसीलिए भारत का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। अब इस टॉपिक पर कुछ प्रश्न आए हुए हैं। अभी जैसे हमने IOR का देखा था हमने, तो IOR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये यहाँ पर 2 स्टेटमेंट IOR के संदर्भ में दिए गए हैं, इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका क्या आंसर है उसे कमेंट में बताइए। अब क्योंकि पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र है वो भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन भी मैंने आपको एक दिया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए कि पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक सक्रियता, बंदरगाह निवेश और सामरिक साझेदारियां भारत की समुद्री सुरक्षा, व्यापार मार्गों की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय संतुलन के लिए नई चुनौती उत्पन्न कर रही है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की जो सागर इनिशिएटिव है और इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण की जो प्रासंगिकता है और उसकी प्रभावशीलता का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अर्थात कि भारत क्या कर रहा है इस क्षेत्र में वो तो बताना ही है, लेकिन उसमें क्या सीमाएं हैं और भारत को क्या करना चाहिए ये पॉइंट भी आपको इस आंसर में बताने चाहिए। चलिए अब हमारी अगली जो न्यूज़ है, अगली न्यूज़ पर हम आते हैं। हमारी अगली न्यूज़ बात कर रही है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये क्योंकि भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है और जो ISA है, ISA ऐसा पहला संगठन है जिसका भारत में ही पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका कार्यालय या मुख्यालय भारत में ही है। तो इसकी अभी 8वीं बैठक संपन्न हुई है ना, 8वां सत्र इसका नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो इसी को लेकर के कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर हम बात करेंगे। अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा जो GS2 का अंतर्राष्ट्रीय समूह संगठन वो और GS3 के तहत नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात सौर ऊर्जा के संदर्भ में ये टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी जैसा अगर आप न्यूज़ का देख ही रहे हैं लगातार, तो भारत ने अपने जो NDC लक्ष्य थे, पंचामृत लक्ष्य जो COP26 के तहत भारत के द्वारा घोषित किए गए थे, उसमें से एक लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। अर्थात भारत की जो कुल स्थापित विद्युत ऊर्जा क्षमता है उसका 50% से अधिक भारत अब
नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा उत्पादित कर रहा है। अर्थात लगभग भारत की जो कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 500 गीगावाट हो गई है और उसमें से लगभग जो 251 गीगावाट है ये भारत अक्षय ऊर्जा या फिर नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा इसे उत्पादित कर रहा है। अर्थात भारत के द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में या नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काफी इंपॉर्टेंट जो उपलब्धियां हैं वो प्राप्त की गई हैं। तो इसीलिए हमारा ये न्यूज भी उसी संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि आईएसए किस प्रकार से भारत की छवि को आगे बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। अब अगर हम आईएसए की बात करें तो आईएसए की जो उत्पत्ति हुई थी वो पेरिस समझौता जो हुआ था 2015 में, उस समय हुई थी। भारत और फ्रांस के बीच जो COP21 हुआ था उसमें इसकी उत्पत्ति हुई थी। एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में हुई थी। विभिन्न सरकारें इसका भाग बन सकती हैं। स्टार्टिंग में मतलब ये ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। ग्लोबल साउथ का मतलब कि जो हमने कई बार इसको न्यूज में कवर भी किया है कि जो विकसित देश हैं उन्हें ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है और जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं उन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो उनका सबसे बड़ा संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है ये। इसका मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है और भारत का ऐसा पहला अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। इसकी सदस्यता की बात करें तो इसके लगभग 124 सदस्य देश हैं और 124 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। और जब इसकी अवधारणा आई थी आईएसए की तो स्टार्टिंग में ये था कि जो भूमध्य रेखा या हमारी जो इक्वेटर लाइन है उसके आसपास के जो देश हैं वही इसके सदस्य बन सकते हैं। लेकिन 2020 में इसने अपने फ्रेमवर्क में जो संशोधन किया और उसके बाद से जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य देश हैं उसमें से कोई भी इस गठबंधन में शामिल हो सकता है। अर्थात कि ये शामिल होने का पात्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जितने भी देश हैं संयुक्त राष्ट्र के अंदर वो स्वतः ही इसके सदस्य देश बन गए, ऐसा नहीं है। वो चाहें तो इसकी पात्रता ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि चीन अभी आईएसए का सदस्य देश नहीं है। भारत के द्वारा कई बार प्रयास किया गया है कि चीन को हमेशा वेलकम किया गया है भारत द्वारा, लेकिन चीन अभी आईएसए का सदस्य देश नहीं है। तो यहाँ पर जो लिस्ट भी यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहे हैं ये सभी देश जो हैं ये आईएसए के सदस्य देश हैं, मेंबर कंट्रीज हैं। और जो ग्रीन में आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी यहाँ पर हस्ताक्षरकर्ता या फिर सिग्नेटरी कंट्रीज यहाँ पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आसियान के भी बहुत से देश नहीं हैं, इसी प्रकार से जो चीन है, चीन भी नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, मध्य एशिया के बहुत से देश नहीं हैं। तो ये सभी देश अब आने वाले समय में भारत प्रयास कर रहा है कि ये भी आईएसए के सदस्य देश बने और आईएसए की जो महत्व है वो लगातार बढ़े और उसी के संदर्भ में भारत लगातार प्रयास कर भी रहा है। अब जो इसके अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो कम्युनिटीज हैं, विश्व में जो कम्युनिटीज हैं उनको स्वच्छ, विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा तक पहुंच प्रदान की जाए, जिससे कि सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। जीवन की गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारा जो रहन सहन का स्तर होता है वो। तो उसमें जो बिजली है, बिजली या विद्युत की जो उपलब्धता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसी संदर्भ में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बिजली का महत्व बहुत ज्यादा है और बिजली के लिए सबसे आसान इस समय जो बनी हुई है वो सौर ऊर्जा है। और सौर ऊर्जा विशेष रूप से जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर वर्ष भर सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है, तो सौर ऊर्जा सबसे आसान और सबसे सरल जो ऊर्जा का स्वरूप है वो यहाँ पर बन सकता है। बस यहाँ पर अभी जो तकनीकी है सौर ऊर्जा की वो थोड़ी महंगी है। अगर उसे वहनीय बना दिया जाए, उसे और अफोर्डेबल बना दिया जाए तो इस क्षेत्र में जो ऊर्जा सुरक्षा है वो काफी हद तक प्राप्त हमें हो जाएगी। तो यही इसका उद्देश्य भी है। इसके अगर मिशन की बात करें तो इसका जो मिशन है वो सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी में जो प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण की लागत को कम करना है और 2030 तक जो सौर ऊर्जा में लगभग $1 ट्रिलियन का निवेश प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य मिशन है। इसके साथ में यहाँ इसकी कुछ सहयोगात्मक पहले भी हैं, जैसे सोलर एक्ट स्टार्टअप चैलेंज, जिसमें सोलर से संबंधित या सौर ऊर्जा से संबंधित जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है। स्टार सी सेंटर्स, तो जहाँ पर इसके लिए अलग अलग जो स्टार सी सेंटर्स हैं वो खोले गए हैं, जिसके माध्यम से जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को और बेहतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से उसको और बेहतर किया जा सके इस तकनीकी को।
ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है, इसकी स्थापना की गई है। इसी प्रकार से वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, तो एक प्रकार से जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा के लिए वैश्विक स्तर पर एक ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाने का यह मिशन है ना। एक वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा का जो एक ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो बनाया जाए, तो ये भी एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य इस योजना के तहत या इस संगठन के तहत भारत के द्वारा लाया गया है। अब अगर हम बात करें कि ये जो सत्र हुआ है, 8वां सत्र हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, इसके अंदर क्या प्रमुख परिणाम इसके निकले हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात हुई है सनराइज की। सनराइज की बात हुई है, जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई जो तकनीकी है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, उससे जुड़े हुए जो उपकरण हैं वो काफ़ी महंगे हैं। तो जो सनराइज है वो इन्हीं की बात करता है कि सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइकलिंग इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, अर्थात कि जो सौर उपकरण है, सौर उपकरण की रिसाइकलिंग की जाए, है ना, उनकी अपसाइक्लिंग की जाए ताकि वो और ज़्यादा अफोर्डेबल हो पाए। तो इसके माध्यम से सोलर पैनल और जो उससे जुड़े हुए उपकरण हैं उनसे संबंधित अपशिष्टों की रिसाइकलिंग करना, हरित रोजगार सृजित करना और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, इसके लिए ये एक वैश्विक पहल के रूप में इसे शुरू किया गया है। इसी प्रकार से जो लघु द्वीपीय विकासशील देश हैं, यानी कि SIDL स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ में ये एक खरीद समझौता ज्ञापन, ये ISA विश्व बैंक के साथ में ये समझौता ज्ञापन हुआ है, जिससे कि जो SIDS जो देश हैं ये भी अब सौर ऊर्जा से जुड़े हुए जो उपकरण हैं उनको ये खरीद पाएंगे और वहां पर सौर ऊर्जा का उत्पादन ये कर पाएंगे। ISA की प्रमुख रिपोर्ट जारी की गई हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग 2025, सोलर ट्रेंड्स 2025। तो ये सौर ऊर्जा के संदर्भ में क्या ट्रेंड है उसको ये बताते हैं, किन देशों में या किन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को स्थापित करना कितना आसान है, ये सभी ये रिपोर्ट बताती हैं। इसी के साथ बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य भारत के द्वारा रखा गया है कि सौर ऊर्जा के लिए भारत को सिलिकॉन वैली बनाने के लिए वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करना, अर्थात जैसे IT के संदर्भ में अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, उसी प्रकार से सौर ऊर्जा के संदर्भ में भारत को सिलिकॉन वैली की तरह स्थापित करना कि जो वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमता है उससे जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी हो, चाहे उनके उपकरणों का निर्माण हो, हर प्रकार की जो सुविधा है वो भारत में प्रदान की जाए, जिससे कि भारत सोलर क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सिलिकॉन वैली जैसी क्षमता डेवलप कर पाए। इसी के साथ में ISA अकादमी जो है उसमें AI आधारित ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत यहाँ पर की गई है, जिससे कि अब AI का उपयोग करके भी सोलर एनर्जी को और बेटर प्रोड्यूस करना, उससे जुड़े हुए उपकरणों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, ये सभी इसमें भी अब AI का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अब हमारी जो अगली न्यूज़ है इस पर हम आते हैं। तो हमारी अगली न्यूज़ बात कर रही है, वो कहती है कि जो चीन है, चीन के द्वारा भारत की जो PLI स्कीम है उसमें कुछ एक योजनाएं हैं, उन योजनाओं को WTO में चुनौती दी गई है। मुख्य रूप से 3 योजनाएं हैं और वो 3 योजनाएं भारत के जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है उसके संदर्भ में भारत के द्वारा जो PLI योजना के तहत जो आर्थिक सहायता दी जाती है या आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है, उसको लेकर के चीन ने WTO में शिकायत दर्ज कराई है ना। और यही कह रहा है कि चीन ने PLI योजना के तहत जो सब्सिडी दी जाती है उसमें भारत के खिलाफ WTO में शिकायत दर्ज कराई है। और अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा GS3 का जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विशेष रूप से WTO, इसमें ये कवर होता है। अभी हम समझेंगे कि किस समझौते के तहत ये जो सब्सिडी है ये कवर होती है, चीन के मुख्य आरोप क्या हैं और भारत का क्या पक्ष है और आगे आने वाले समय में इससे और क्या होने की संभावना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चीन ने भारत पर क्या आरोप लगाए हैं। तो चीन का जो कहना है, चीन का ये कहना है कि भारत जो है वो अपने डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन यानी कि घरेलू आर्थिक संवर्धन के लिए जो है सब्सिडी का उपयोग कर रहा है। उसमें विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में और बैटरी से संबंधित जो भारत की PLI योजनाएं हैं वो घरेलू मूल्य संवर्धन के अनिवार्य आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं और यह सहायता भारत में परिचालन करने वाली कंपनियों को दी जाती है। सबसे पहले ये घरेलू मूल्य संवर्धन ये क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जब जैसे कोई भी कंपनी है वो भारत में या तो मैन्युफैक्चरिंग करे, है ना, विनिर्माण करे, या फिर
वो बाहर से अगर कंपोनेंट्स मंगवाती है तो उसमें उनकी जो असेंबलिंग है वो भारत में करे। यानी कि ऐसा ना हो कि जो उपकरण है सीधे के सीधे भारत में इंपोर्ट किए जाएं। या तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया जाए, उपकरणों को किया जाए, पूरी की पूरी मशीनों को या पूरी की पूरी बैटरीज को जो है वो आयातित ना किया जाए, बल्कि जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके ही, या जो घरेलू स्तर पर जो टेक्नोलॉजी है, घरेलू स्तर पर जो रोजगार जो हमारा श्रम है उसका उपयोग करके, घरेलू स्तर पर जो हमारे उपकरण है या फिर कच्चा माल है उसका उपयोग करके उसमें वैल्यू एडिशन करके और फिर उपकरणों का निर्माण किया जाए, बैटरीज का निर्माण किया जाए, ईवीज का निर्माण किया जाए, वो ये करता है, उसके लिए ये कहता है। और उसी के लिए अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही है जो घरेलू मूल्य संवर्धन कर रही है तो उनको कुछ वित्तीय सहायता पीएलआई स्कीम के तहत भारत में प्रदान की जाती है। अब जो 3 विशिष्ट पीएलआई योजनाएं हैं जिनको लेकर के चीन की आपत्ति है वो क्या है? सबसे पहले है एसीसी बैटरियों की गीगा स्केल विनिर्माण क्षमताओं की स्थापना की प्रोत्साहित करने वाली योजना। यहाँ पर भारत द्वारा लगभग 18,100 करोड़ की रुपए की ये सहायता दी जाती है ना। ये एडवांस केमिस्ट्री सेल्स होती हैं, है ना, ये विशिष्ट बैटरियों का एक प्रकार होता है, उसके निर्माण के लिए भारत के द्वारा ये सहायता दी जा रही है। इसी प्रकार से एडवांस्ड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी, इनके उत्पादों के विनिर्माण को मजबूत करने के लिए ऑटो उद्योग को लगभग 28,300 कुछ करोड़ रुपए का यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो ये है। इसी के साथ में ईवी निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए, ईवी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी भारत के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। भारत चाह रहा है कि अब जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में हो। उन सभी प्रयासों के लिए भारत के द्वारा ये 3 विशिष्ट योजनाएं चलाई जा रही हैं। और इसको लेकर के चीन की आपत्ति, क्योंकि जो चीन है, चीन से बैटरी प्लस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनका आयात, उनका जो उत्पादन है वो चीन में बहुत ज़्यादा होता है। और पहले भारत जो है चीन से इनका आयात करता था और अब वो आयात कम हुआ है। इससे चीन को जो व्यापार घाटा है वो हो रहा है। इस वजह से चीन जो है इतना बौखलाया हुआ है और इस प्रकार से उसने WTO में ये किया है। अब चीन का ये कहना है कि ये जो योजनाएं हैं ये डीवीए की शर्तें कंपनियों को, जो डीवीए यानी कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की जो शर्तें हैं, ये कंपनियों को स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के लिए और आयातित वस्तुओं के उपयोग को, इसको तो बढ़ावा देने के लिए, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और आयातित वस्तुओं के उपयोग को हतोत्साहित करने का ये काम कर रही हैं, जिससे कि ये WTO का जो समझौता है, सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय समझौता, यानी कि एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स, उसके तहत ये प्रतिबंधित श्रेणी के तहत ये सब्सिडीज आती हैं। इसलिए अब भारत को इन सब्सिडीज को समाप्त करना चाहिए, ये चीन का कहना है। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ये SCM समझौता है, ये SCM समझौता होता क्या है, ये WTO का SCM समझौता क्या है। तो ये समझौता कहता है, इसका अनुच्छेद 1 कहता है कि किसी सब्सिडी को सरकार या सार्वजनिक निकाय द्वारा किए जाने वाले एक ऐसे वित्तीय योगदान के रूप में परिभाषित करता है जो कि लाभ प्रदान करता है ना। जो सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का, चाहे जो वित्तीय योगदान दिया जा रहा है वो चाहे सरकार द्वारा दिया जा रहा हो, चाहे सार्वजनिक निकाय द्वारा दिया जा रहा हो, और उससे उस कंपनी को लाभ हो रहा हो, उसे सब्सिडी की परिभाषा के अंतर्गत ये समझौता रखता है। अब जो ये समझौता है ये 2 प्रकार की सब्सिडियों की 2 श्रेणियों को ये परिभाषित करता है। एक है निषिद्ध, जिन्हें पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, और एक है कार्यवाही योग्य, जिन पर कार्यवाही की जा सकती है। तो जो सबसे पहली जो निषिद्ध है, निषिद्ध में भी 2 प्रकार की सब्सिडियां होती हैं, और इसमें जो पहली सब्सिडी है इसे कहा जाता है निर्यात सब्सिडी। यानी कि किसी भी कंपनी को अगर निर्यात को बेहतर करने के लिए चाहे किसी भी रूप में किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता दी जा रही है तो उसे निर्यात सब्सिडी कहा जाएगा। मतलब कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सब्सिडी दी जा रही हो उसे इसके अंतर्गत रखा जाएगा। दूसरी सब्सिडी जो होती है वो आयातित वस्तुओं की बजाय स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण के लिए जो वित्तीय सहायता दी जाती है वो उसके अंतर्गत ही आती है, और इसको जो कहा जाता है वो इसे आयात प्रतिस्थापन सब्सिडी से कहा जाता है। तो ये दोनों सब्सिडी, चाहे वो निर्यात सब्सिडी हो
चाहे वो आयात प्रतिस्थापन सब्सिडी हो, इन दोनों को पूर्णतः निषिद्ध SCM समझौते के तहत किया जाता है। और जो कार्यवाही सब्सिडियां होती हैं, कार्यवाही योग्य सब्सिडियां होती हैं, उसमें बहुत सी बहुपक्षीय विवाद निपटान प्रणाली या प्रतिपूरक कार्यवाहियों के माध्यम से इनको चुनौती दी जा सकती है, अर्थात इन पर काम किया जा सकता है, जबकि इनको पूर्णतः प्रतिबंध किया गया है। ठीक है, तो जो चीन का कहना है कि वो जो दोनों हमारी जो तीनों योजनाएं हैं उसमें से एक, क्योंकि भारत यहाँ पर आयात को हतोत्साहित कर रहा है और निर्यात को प्रोत्साहित कर रहा है, घरेलू वैल्यू एडिशन की भारत बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आयात है उसको कम कर रहा है, जिससे चीन को नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से चीन ने इस अनुच्छेद 3 के तहत जो ये सब्सिडी है, इसके तहत चीन ने अपना जो दावा है वो किया है, वो जो शिकायत है वो की है। अब भारत का इसको लेकर के पक्ष क्या है? अगर हम भारत के पक्ष की बात करें तो भारत का कहना है कि हम जो WTO के नियम हैं उनको अनुपालना कर रहे हैं, और जो PLI योजना है ये WTO के अनुरूप है, क्योंकि ये स्थानीय सोर्सिंग को बाध्य नहीं कर रही है। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि जो PLI स्कीम है वो जो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भारत में, चाहे वो बैटरीज का निर्माण कर रही हो, चाहे वो EVs का निर्माण कर रही हो, उनके ऊपर किसी भी प्रकार से वो बाध्य नहीं है कि जो DVA है वो करना ही करना पड़ेगा। DVA केवल भारत में निर्मित आर्थिक मूल्य को मापता है ना। जो DVA है, DVA के तहत में यहाँ पर श्रम भी आ रहा है, अनुसंधान और विकास भी आ रहा है, और नवाचार भी आ रहा है, स्थानीय पुर्जे भी यहाँ पर आ रहे हैं। यानी कि चीन की जो शिकायत थी कि स्थानीय पुर्जों का उपयोग, जो क्योंकि चीन के तो उपकरणों का ही हम आयात कर रहे हैं ना तो चीन से हम श्रम का आयात कर रहे हैं, ना ही R&D का आयात कर रहे हैं, ना ही हम नवाचार का आयात कर रहे हैं। जबकि भारत का ये कहना है कि इन सभी क्षेत्रों को ध्यान में रख करके हम PLI स्कीम के तहत जो सहायता है वो दे रहे हैं, सिर्फ स्थानीय पुर्जों के रूप में नहीं दे रहे हैं सहायता। इसलिए जो चीन है, चीन का दावा गलत है। इसके साथ में कहा है कि विदेशी कंपनियों के लिए भी ये खुली हुई है, यानी कि सिर्फ भारत की घरेलू कंपनियों के लिए ही ये योजना नहीं है, विदेशी कंपनियां भी अगर चाहें तो वो भी भारत में आकर के PLI स्कीम के तहत वो शामिल हो सकती हैं और स्वतंत्र रूप से जो सामग्री है उनका आयात कर सकती हैं, है ना। और लेकिन घरेलू मूल्य निर्माण को यहाँ पर पुरस्कृत भारत के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि अगर आप चाहें तो आप बाहर से भी आयात कर सकते हैं, हमने उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, भारत ने उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। लेकिन अगर कोई कंपनी भारत में आकर के तब वो अगर घरेलू मूल्य संवर्धन कर रही है, डोमेस्टिक वैल्यूएडिशन कर रही है, तो उसको प्रोत्साहित कर रही है भारत, न कि भारत जो आयात है आयात को प्रतिबंधित कर रहा है। इसी के साथ गैट का जो 20वां अनुच्छेद है उसके तहत भी भारत ने कहा है कि जो पर्यावरण और विकासात्मक लक्ष्यों के लिए जो नीतियों की अनुमति दी गई है वो हमारी EVs और बैटरी जैसी हरित प्रौद्योगिकी के तहत भी ये कवर हो जाता है। अर्थात इसके तहत जो छूट मिली हुई है गैट के अनुच्छेद 20 के तहत, उसमें भी हमारी जो ये सब्सिडी है ये कवर होती है। तो ये भारत का पक्ष है। अब चीन ने क्योंकि शिकायत दर्ज की है तो भारत अब दोनों के जो प्रतिनिधि हैं वो WTO में अपना इस मामले को अपना पक्ष वो रखेंगे, और जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं आता है तब तक इसको जो है वो भारत के द्वारा ये सब्सिडी जारी रखी जा सकेगी। अगर कोई निर्णय आता है तो उसको हम न्यूज़ में जरूर अपडेट करेंगे। अब जो PLI स्कीम है जिसको लेकर के चीन ने ये शिकायत दर्ज कराई है, वो PLI स्कीम है क्या? तो PLI स्कीम की शुरुआत हुई थी 2020 में, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत के जो रणनीतिक क्षेत्र हैं उन रणनीतिक क्षेत्रों में लक्ष्य आधारित और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहनों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। भारत लगातार आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है, तो भारत के जो भी रणनीतिक क्षेत्र हैं, चाहे वो रणनीतिक क्षेत्र हमारे रक्षा के संदर्भ में हो, चाहे वो हमारे चिकित्सा उपकरणों के संदर्भ में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के संदर्भ में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के संदर्भ में हो, चाहे वो बैटरीज के संदर्भ में हो, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स के संदर्भ में हो, तो इस प्रकार से जितने भी हमारे रणनीतिक क्षेत्र हैं उनमें जो भी कंपनी लक्ष्य आधारित और प्रदर्शन आधारित बेहतर काम करती है तो उनको प्रोत्साहित PLI स्कीम के तहत किया जाता है। जब ये शुरू हुआ था तो इसमें सिर्फ 3 क्षेत्रक शामिल थे, और अब लगभग इसमें 14 क्षेत्रक शामिल हो गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, है ना, इसी प्रकार से बैटरीज, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये मुख्य 14 क्षेत्रक हैं जिनमें ये योजना काम करती है। इसके अगर मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इसको मजबूत करना, वैश्विक निवेश को आकर्षित करना, आयात निर्भरता को कम करना, रोजगार सृजन करना और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना। यानी कि जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं
उसके अंदर भारत है, भारत को उसमें इंटीग्रेट करना, ये इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। इस योजना पर 2025 में अभी जो हमारा मेंस हुआ है इसमें प्रश्न भी आया हुआ है कि पीएलआई योजना के तर्काधार की विवेचना कीजिए और इसकी क्या उपलब्धियां हैं और किस प्रकार इस योजना की कार्य पद्धति और परिणामों में सुधार किया जा सकता है। 250 शब्द का ये प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पीएलआई स्कीम को अच्छे से तैयार किया है तो आप इसका आंसर काफी आसानी से लिख सकते हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आप शामिल करेंगे। अब हमारी जो अगली न्यूज है, अगली न्यूज बात कर रही है बुसान में अमेरिका और चीन की बैठक संपन्न हुई है। अभी जो एपेक्स जो समूह है उसकी बैठक संपन्न हुई है, तो उसी में जो चीन है, चीन और अमेरिका जो है वो दोनों, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भी आपस में मिले और उन्होंने कुछ वहां पर समझौते किए हैं। तो उसी को लेकर की हमारी न्यूज बात करती है। तो अभी बुसान में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एपेक्स शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों की आपस में भेंट हुई है, यानी कि आपस में उनकी मुलाकात हुई है और उस पर कुछ समझौते उन्होंने किए हैं। तो इस पर हम बात करेंगे। एग्जाम पॉइंट पर देखकर हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है और ऐसे समझौते जिनसे भारत प्रभावित हो सकता है, तो उसके अंतर्गत ये हमारा टॉपिक कवर हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इमेज इसलिए मैंने लगाई है यहाँ पर ये समझाने के लिए कि इस इमेज का उपयोग जो चीन की मीडिया है उसके द्वारा किया जा रहा है और जो वहां पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से अमेरिका चीन के सामने झुक रहा है ना, चीन किस प्रकार से जो चीन है, चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है वैश्विक व्यापार में या वैश्विक व्यवस्था में। तो उसको दिखाने का प्रयास इस इमेज के माध्यम से वहां की मीडिया कर रही है। तो ये भी एक पक्ष होता है जब दो बड़े नेता कहीं मिलते हैं तो उनकी क्या उनके हाव भाव हैं, किस प्रकार से वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इन सब पर भी जो मीडिया है वो लगातार कवर करती है और उसके माध्यम से ये स्पेकुलेट करने का प्रयास किया जाता है कि इन दोनों देशों के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं और किस प्रकार से आगे आने वाले समय में ये संबंध और बेहतर होंगे या खराब होंगे, इसकी स्पेकुलेशंस की जाती हैं। अब जो बात करें कि इस बैठक के प्रमुख परिणाम क्या है, तो सबसे पहले जो अमेरिका है, अमेरिका ने चीन से अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले फेंटानिल पर लगाए गए प्रशुल्क को 10% तक घटाने पर सहमति इन्होंने दे दी है। पहले शायद ये 57% था और अब इसको घटा करके 47% कर दिया गया है। तो जो फेंटानिल है, मतलब कि चीन से अमेरिका को जो फेंटानिल निर्यात किया जाता था उस पर जो प्रशुल्क लगाया जाता है उसको 10% तक कम कर दिया गया है। फेंटानिल की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का मॉर्फिन या हेरोइन की तरह का ओपियोइड ड्रग है और ये पूरी तरीके से प्रयोगशालाओं में बनता है, कोई प्राकृतिक घटक इसमें नहीं होता है और मुख्य रूप से इसका जो उपयोग है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किया जाता है। साथ ही चीन ने जो दुर्लभ भू खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण है उसको 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज आई थी कि चीन अपने जो दुर्लभ भू खनिज हैं उनके निर्यात को अब वो सीमित करेगा, तो उसको भी अब यहाँ पर इन्होंने स्थगित कर दिया है। लगभग 17 धात्विक तत्वों का समूह होता है दुर्लभ भू खनिज और इसका उपयोग जो है वो चुंबकों में, मिसाइलों के निर्माण में, विमानों में, कारों में, रेफ्रिजरेटर और अन्य उच्च तकनीकी वाले उपकरणों में किया जाता है। अर्थात मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इन दुर्लभ खनिज तत्वों का उपयोग किया जाता है और इनसे विभिन्न घटकों का निर्माण किया जाता है। और ये जो क्षेत्रक जो इतने भी दिए हुए हैं ये सभी चाहे रक्षा के संदर्भ में हो चाहे घरेलू उपयोग के संदर्भ में हो, हर तरीके से ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। तो दुर्लभ जो भू खनिज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो उसको लेकर के चीन ने अब ये समझा अपना जो नियंत्रण है उसको स्थगित कर दिया है, तो इससे भी अमेरिका को लाभ होगा। अर्थात ये जो समझौता है इसके तहत तो चीन को लाभ होगा और यहाँ से अमेरिका को लाभ होगा। तो दोनों ही देशों ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस बैठक को G2 का नाम दिया है, G2 का नाम दिया है और ये नाम सबसे पहले 2005 में अमेरिकी अर्थशास्त्री CF बर्गस्टन द्वारा गढ़ा गया था। G2 की अवधारणा की अगर हम बात करें तो अमेरिका और चीन को वैश्विक स्थिरता के सह प्रबंधक के रूप में देखा गया है, जो इकोनॉमिक गवर्नेंस, व्यापार असंतुलन और वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त जिम्मेदारी ये निभाते हैं। अर्थात अब एक नया नाम यहाँ पर आ गया है G2। इससे पहले हमने G7 देखा है, G20, G7, G20 इस तरह के हमने संगठन देखे हैं। अर्थात मतलब G का मतलब हुआ ग्लोबल, ग्लोबल 7, ग्लोबल 20, ये ग्लोबल 2 की बात कर रहा है। अर्थात कि जो चीन और अमेरिका है, चीन और अमेरिका ये दोनों मिलकर के ही
वैश्विक स्थिरता के सह प्रबंधक हो सकते हैं और इसमें वो इकोनॉमिक गवर्नेंस, व्यापार संतुलन और वैश्विक समस्याओं का समाधान ये करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो G2 वाली बात यहाँ पर हुई है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं भारत के लिए भी ये चिंता का विषय है और विश्व के लिए भी ये थोड़ा चिंता का विषय है। तो इसको लेकर के क्या इसके निहितार्थ हैं इस G2 के, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क्षेत्रीय संस्थाएं हैं उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठ जाता है कि अभी तक अमेरिका जो है, अमेरिका लगातार चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए, चाहे वो क्वाड है, ऑकस है, इस प्रकार के अलग अलग संगठनों का वो हिस्सा रहा है और वो चीन के साथ मिलकर के अब कह रहा है कि G2 यानी कि हम वैश्विक जो समस्याएं हैं उनका साथ मिलकर के समाधान करेंगे। तो ये जो क्वाड, ऑकस जैसी जो अलग अलग संगठन बनाए गए हैं, इनका क्या औचित्य रह जाएगा फिर? तो ये है। इसी प्रकार से जो द्विध्रुवीता है उसकी ओर झुकाव देखने को मिल रहा है। अगर हम शीत युद्ध की बात करते हैं तो उस टाइम पे अमेरिका प्लस यूएसएसआर को हम देखते थे। अब जहां पर G2 जो है वो अमेरिका और चीन को वैश्विक शक्तियों के रूप में देख रहा है। तो अब ये अगर एकजुट होते हैं तो अब फिर से हम द्विध्रुवीयता को देख सकते हैं, है ना। इससे द्विपक्षीय निर्णय वैश्विक मुद्दों पर बहुध्रुवीयता और ग्लोबल साउथ के हितों को ये कमजोर कर देंगे। हम चाह रहे हैं कि बहुध्रुवीय विश्व बने, हम बहुपक्षवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन अब अगर यहाँ पर द्विध्रुवीयता आती है तो भारत के और ग्लोबल साउथ के जो हित हैं वो यहाँ पर कमजोर हो जाएंगे। इसी प्रकार जो चीन की निर्भरता है, चीन पर निर्भरता है, वो भी यहाँ पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दी है, चाहे वो महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर उद्योग के संदर्भ में हो। तो यहाँ पर जो चीन है, चीन का वैश्विक और अमेरिका पर, अमेरिका की मतलब विश्व की और चीन अमेरिका की दोनों की ही निर्भरता चीन के ऊपर दिखाई देती है, महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में और सेमीकंडक्टर आपूर्ति के संदर्भ में। तो चीन जो है, चीन के द्वारा क्योंकि दुर्लभ खनिज भूतत्व है, उनका काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया जाता है और चीन में काफ़ी ज़्यादा उसका भंडारण है। तो इस वजह से भी चीन के ऊपर ये निर्भरता दिखाई इस बैठक के माध्यम से हमें दी है। अब अगर हम भारत के निहितार्थ की बात करेंगे, भारत पर क्या निहितार्थ है, तो अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में सुधार होने से चीन को प्रतिसंतुलित करने वाली जो भू राजनीतिक साधन के रूप में भारत पर अमेरिका की निर्भरता यहाँ पर कम हो सकती है ना। कि अभी तक हम देख रहे थे कि क्वाड के माध्यम से जो यूएसए है, यूएसए भारत की सहायता की आवश्यकता थी उसे, लेकिन अब अगर चीन और अमेरिका दोनों ही आपस में अगर अच्छे संबंध रखते हैं तो चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए अब इसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से चीन को भारत के प्रति अपनी आक्रामकता बढ़ाने के लिए भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि अब अगर अमेरिका और चीन अगर अच्छे संबंध उनके होते हैं और भारत और अमेरिका के संबंध उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो आने वाले समय में जो चीन है वो अपनी आक्रामकता भारत के प्रति बढ़ा सकता है। तो ये भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है। तो अब भारत जो है, भारत भी चाह रहा है कि भारत का अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे हों। अभी इसीलिए अभी भारत और अमेरिका के जो रक्षा सहयोग में काफ़ी ज़्यादा प्रयास अभी हाल ही में किए गए हैं। इस न्यूज़ को भी आप अपने जो न्यूज़ टुडे वाला सेगमेंट है उसमें आज देखेंगे भी। अब हमारी जो आज की अंतिम न्यूज़ है, इस पर हम आते हैं। ये बात कर रही है भारत के समुद्री क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में। तो जो भारत में अभी जो इंडिया मैरीटाइम वीक है वो यहाँ पर संपन्न हुआ है। लगभग 27 से लेकर के 31 अक्टूबर तक ये वीक संपन्न हुआ है और यहाँ पर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का निवेश इस मैरीटाइम वीक में भारत ने सुनिश्चित किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और भारत क्योंकि लगातार समुद्री क्षेत्र में प्रयास कर रहा है, चाहे वो अनुसंधान के संदर्भ में हो, चाहे वो खनन के संदर्भ में हो, है ना, चाहे हम संसाधनों के संदर्भ में देखते हैं, तो हर प्रकार से भारत जो है वो समुद्री क्षेत्र में अपने प्रयास लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो अब ये भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्र अब समुद्री क्षेत्र होता जा रहा है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी जो ब्लू इकोनॉमी और जो सुरक्षा है GS3 का टॉपिक, इसके अंतर्गत ये कवर होता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 है ये क्या था और इसमें क्या प्रमुख घोषणाएं इसमें हुई हैं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के अंतर्गत ग्लोबल मरीन लीडर बनने की दिशा में भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ये पहलों का अनावरण किया है। अर्थात अब भारत चाह रहा है कि 2047 तक हम ग्लोबल
मरीन लीडर बने, यानी कि समुद्री क्षेत्र में भारत एक लीडर की भूमिका में आ जाए। आने वाले 20 वर्ष जो हमारे पास बचे हुए, 20-22 वर्ष जो बचे हुए 2047 तक, उसमें हम ग्लोबल मरीन लीडर के रूप में उभरें। तो सबसे पहले तो भारत के द्वारा जो स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता है उसको विकसित करने की बात की जा रही है। इसमें तेल और गैस से संबंधित जो सार्वजनिक उपक्रम है उसमें 59 जहाज निर्माण हेतु लगभग 47,800 करोड़ रुपए के ऑर्डर यहाँ पर जारी किए गए हैं। इसी प्रकार से शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए 2047 तक अपने बेड़े को 216 जहाजों तक बढ़ाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। अर्थात कि जो भारत में जो जहाज हैं, जहाजों की संख्या को लगातार बढ़ाने का इसमें ये 2 प्रमुख घोषणाएं यहाँ पर की गई है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत की जो समुद्री क्षेत्र है उसमें प्रमुख उपलब्धियां पिछले कुछ वर्षों में क्या रही हैं। तो सबसे पहले भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो बनकर के ये उभरा है। मात्रा के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 95% व्यापार, और मूल्य के हिसाब से देखें तो लगभग 70% जो व्यापार है वो समुद्री क्षेत्र से भारत में लगातार हो रहा है। भारत की जो पत्तन क्षमता है वो लगातार बढ़ गई है। 2014 में जहां 1400 बिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष था, वहीं अब 2024-25 में वो बढ़कर के 2762 मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो गया है। तो लगभग दुगना यहाँ पर हमारा जो व्यापार था, वो जो पत्तन क्षमता थी वो हमारी दुगनी हो गई है। इसी प्रकार से जहाज़ों के जो औसत टर्न अराउंड समय है वो भी कम हुआ है। पहले जो 93 घंटे थे वो अब 48 घंटे ही रह गया है। इस औसत टर्न अराउंड समय की अगर हम बात करें तो जब जहाज पोर्ट में आता है और पोर्ट से बाहर जाता है उसके टोटल टाइम को यहाँ पर टर्न अराउंड टाइम से कहा जाता है। अर्थात जब भी कोई बड़ा जहाज आएगा तो वो आकर के या तो लोडिंग करेगा या अनलोडिंग करेगा, तो उसका जो समय होता है वो भी जहाँ पहले 93 घंटे हुआ करता था अब वो 48 घंटे ही रह गया, यानी कि वो लगभग आधा रह गया है। तो ये कुछ उपलब्धियां रही हैं। इसी के साथ में भारत के द्वारा जो भारत का जहाज संचालन संबंधी जो कार्यबल है वो भी यहाँ पर बढ़ा है। 2014 में लगभग 1.25 लाख से बढ़कर के 2025 में ये 3 लाख से अधिक ये हो गया है। और ये वैश्विक जो सी फेरर वर्कफोर्स है उसका 12% है ना। और भारत जो है विश्व के शीर्ष 3 आपूर्तिकर्ता देशों में से भी एक बन गया है। जो सी फेरर वर्कफोर्स है उसके जो प्रशिक्षित जो कार्यकर्मी हैं उसमें से शीर्ष 3 आपूर्तिकर्ताओं में से एक, यानी कि जो जहाज़ों का जो संचालन करते हैं उनमें भारतीयों की संख्या अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये भी भारत के लिए एक अच्छी बात है। इसी प्रकार से कानून द्वारा प्रोत्साहन भी लगातार भारत में दिया जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में मर्चेंट शिपिंग एक्ट्स, तटीय पोत परिवहन अधिनियम 2025, भारतीय पत्तन अधिनियम 2025 जैसे विभिन्न कानूनों से समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। अर्थात अभी जैसे हमने जब हमारा मॉनसून सत्र चल रहा था उस समय ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारे समुद्री क्षेत्र है उससे संबंधित ये बिल्स आए थे और इनको फिर अधिनियम का रूप दिया गया था, जिसके माध्यम से भारत में जहाज निर्माण से लेकर के जहाज़ों के पंजीकरण से लेकर के किस प्रकार से जो पत्तन है पत्तनों का परिसंचालन किया जाएगा, इन सभी क्षेत्रों में अब अलग अलग अधिनियम और जो पहले आउटडेटेड हो चुके थे जो 19वीं शताब्दी के अधिनियम थे उनको बदल करके अब उन्हें और ही अत्याधुनिक बना दिया गया है जो कि वर्तमान आवश्यकताओं को वो पूरा करते हैं। तो यहाँ पर कानून द्वारा प्रोत्साहन भी समुद्री क्षेत्र को लगातार दिया जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भारत के द्वारा और क्या महत्वपूर्ण समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तो सबसे पहले तो भारत ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 ये जारी किया है और ये वैश्विक समुद्री महाशक्ति भारत को बनाने के लिए इसे जारी किया गया है। और इसके तहत प्रमुख 10 विषयों की पहचान की गई है, जैसे पत्तन संबंधी अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स संबंधी दक्षता, इसी प्रकार से जो पर्यावरण संबंधी जो प्रदूषण होता है, इन सबको को ध्यान में रख करके इस विजन को तैयार किया गया है। समुद्री अमृतकाल विजन 2047 ये बनाया गया है जिसमें जहाज विनिर्माण, क्रूज पर्यटन, कौशल विकास से जुड़े हुए लगभग 70 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है कि जो समुद्री क्षेत्र है उस क्षेत्र में लगभग 70 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसके माध्यम से जहाज निर्माण है, क्रूज पर्यटन है या इससे जुड़े हुए जो कौशल विकास है उसको विकसित किया जाएगा। साथ ही सागरमाला परियोजना का भी
भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि सागरमाला परियोजना क्या है, भारत का जो तटीय क्षेत्र है उसको समुद्री मार्ग से जोड़ना। तो इसमें भी इसके माध्यम से जो लॉजिस्टिक में लागत है उसमें कटौती हुई है, रोजगार सृजन हुआ है ना, और जो लगने वाला समय है वो भी कम हुआ है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट योजना हमारे लिए हो जाती है। इसी के साथ में ग्रीन टग प्रोग्राम ये भी चलाया जा रहा है। तो ग्रीन टग प्रोग्राम क्या होता है कि जो आप देखते होंगे कि जो बड़े जहाज होते हैं, तो बड़े जहाज क्योंकि एक सीमा तक ही समुद्री क्षेत्र में तट के पास तक आ सकते हैं, तो उन्हें फिर आगे खींचने के लिए जो ये छोटी बोट्स लगी हुई होती हैं, इन्हीं को टग बोट्स कहा जाता है ना। और 2040 तक लगभग 100 पर्यावरण अनुकूलन टग बोट्स की तैनात करने का लक्ष्य अब भारत में रखा गया है। इसी प्रकार से समुद्री सुरक्षा फ्रेमवर्क भी बनाया गया है, जिसमें हमारा महासागर है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, हिंद महासागर नौसैन्य संगोष्ठी है। तो ये सारे रणनीतिक फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से मुक्त, खुली और समावेशी समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो महत्वपूर्ण कदम थे वो हमने देखा किस प्रकार से भारत लगातार अपने समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। तो ये हमारी जो आज की मुख्य खबरें थी उनको हमने कवर कर लिया। अब हम चलिए जो आज की जो हमारी कुछ संक्षिप्त सुर्खियां हैं उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश को लेकर के। तो अभी भारत के जो वर्तमान न्यायाधीश हैं BR गवई, वो अभी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो उनके बाद अब कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, तो उसकी नाम की घोषणा यहाँ पर हो गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का अगला मतलब 53वें वो CJI हमारे होंगे, और वर्तमान CJI BR गवई का वो स्थान लेंगे। CJI की नियुक्ति कैसे होती है, तो नियुक्ति केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय सेवानिवृत्त हो रहे CJI से अगले CJI की नियुक्ति की नाम की सिफारिश करने का आग्रह करते हैं। अर्थात कि जो वर्तमान CJI हैं उनसे वो आग्रह करते हैं कि आने वाले अगले CJI कौन होंगे। तो नॉर्मली पारंपरिक रूप से जो मौजूदा CJI हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके नाम की वो सिफारिश करते हैं। लेकिन ऐसा पहले 3 बार हुआ है जब वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन यहाँ पर नहीं किया गया था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। और जो CJI की सिफारिश है इसके बाद में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री इसे प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं, और उसके उपरांत जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को इस नियुक्ति के मामले में सलाह देते हैं, और फिर राष्ट्रपति द्वारा CJI की नियुक्ति की जाती है। तो अब अगर कोई प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, किस अनुच्छेद के तहत होता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, तो वो इसके तहत ये अनुच्छेद 124 के तहत हमारी सारी प्रक्रिया संपन्न होती है। अब अगली जो हमारी न्यूज़ है, अगली न्यूज़ बात कर रही है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की। तो IMF द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, अप्रैल 2025 तक ये रिपोर्ट जारी हुई है। अब इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है वैश्विक वित्तीय बाजारों को नियमित तौर पर इनका आकलन करना और उत्पन्न होने वाले संकट के संभावित प्रणालीगत खामियों की पहचान करना, कि किस प्रकार से जो संकट उत्पन्न हुए हैं उनके पीछे क्या प्रणालीगत खामियां या फिर सिस्टमेटिक फेलियर्स रहा है। इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है, तो इन्होंने बताया है कि कठोर वैश्विक वित्तीय स्थितियां इस समय उत्पन्न हुई हैं, जिससे कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता जोखिमों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम घटनाओं की भूमिका भी यहाँ पर लगातार देखी गई है, जिसमें विशेष रूप से सैन्य संघर्ष लगातार बढ़ रहे हैं। स्टॉक की कीमतों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। संप्रभु रिस्क प्रीमियम में वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। संप्रभु रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या हुआ कि जो विभिन्न देशों के द्वारा जो ऋण लिया जाता है उनके भुगतान में जब कमी होती है, उनकी जो प्रीमियम है उनका भुगतान नहीं होता है, तो उसकी में भी वृद्धि लगातार यहाँ पर देखी गई है। IMF की अगर हम और अदर रिपोर्ट्स की बात करें तो वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आउटलुक और फिस्कल मॉनिटर जैसी और भी रिपोर्ट्स ये जारी करता है। इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न भी UPSC में पूछा जा चुका है। 2016 में प्रश्न पूछा गया था कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा ये जारी की जाती है। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा। अगली न्यूज़ की हम बात करें तो हमारी अगली न्यूज़ बात करती है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये लोकटक झील में ये अवस्थित है, और यहाँ पर अभी जो बात कही गई है कि मणिपुर की जो लोकटक झील है वो भूमि उपयोग के कारण जल प्रदूषण वहाँ पर हो रहा है, और भूमि उपयोग और जल प्रदूषण के बीच में सीधा संबंध यहाँ पर पाया गया है।
और जो हमारा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो इसी लोकटक झील का हिस्सा है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और इसे फुमड़ी यानी कि प्रजातियों मतलब वनस्पतियों पर तैरते हुए द्वीप के रूप में इसे जाना जाता है ना। तो इसे एक प्रकार से इसको तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी इसे कहा जाता है। 1990 से ये एक रामसर स्थल है और पारिस्थितिकी समस्याओं के कारण इसे 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत सूचीबद्ध किया गया था। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो होता है उसमें अगर पर्यावरणीय दृष्टि से अगर कोई जो रामसर स्थल है वो अगर चुनौतियों का सामना कर रहा है तो उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है और ये ताकि उसका पर्याप्त संरक्षण किया जा सके ना। संरक्षण के प्रयास यहाँ पर लगातार किए जाते हैं और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जाना अच्छी चीज़ नहीं है, उससे बाहर आना अच्छी बात है। तो भारत की जो अभी बहुत सारी लेक्स हैं जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, तो भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर आ जाए। अगर हम केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मणिपुर के विष्णुपुर जिले के दक्षिण भाग और थौबाल जिले के पूर्वी भाग में ये अवस्थित है ना। यहाँ पर ये मणिपुर में यहाँ पर ये अवस्थित है। 1954 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य और 1970 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है क्योंकि ये फुमड़ी पर तैर रहा है। अर्थात कि जो वनस्पतियां हैं, वनस्पतियों की ऐसी लेयर एक इसके ऊपर बनी हुई है झील के ऊपर, जिसके ऊपर फिर जो वन्य जीव हैं वो यहाँ पर लगातार रहते हैं। लोकटक झील में फुमड़ी का सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है वो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और अगर यहाँ पर प्रमुख जीव जंतुओं की बात करें तो संगाई हिरण जो होता है वो, हॉग डियर, ऊदबिलाव जैसे प्रमुख जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। अब केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पर भी यूपीएससी द्वारा प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न आपके सामने है, काफ़ी आसान प्रश्न है। ध्यानपूर्वक इसको पढ़ के इसका कमेंट जरूर बताइए, आंसर जरूर कमेंट में दीजिए। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है स्टेबल कॉइन के संदर्भ में। तो अभी जापान के द्वारा स्टेबल कॉइन जारी किया गया है। अगर स्टेबल आप लगातार न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो कुछ वीक पहले भी स्टेबल कॉइन चर्चा में था, जब भारत का जो हमारा केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उन्होंने कहा था कि स्टेबल कॉइन को बढ़ावा देने की बजाय जो अलग विश्व के जो अलग केंद्रीय बैंक हैं उनको जो वहाँ की सीबीडीसीज हैं, है ना, सीबीडीसीज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो उस समय भी हमने स्टेबल कॉइन को कवर किया था। अब फिर से इसे हम देख लेते हैं कि स्टेबल कॉइन जापान द्वारा दुनिया का पहला येन से संबंध स्टेबल कॉइन लॉन्च किया गया है। जो स्टेबल कॉइन होता है ये ब्लॉकचेन आधारित ही एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है। जैसे बिटकॉइन होता है उसी प्रकार से ये भी एक डिजिटल करेंसी है। इसमें बस अंतर ये होता है कि इसे किसी एक स्थिर मूल्य, इसका जो स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए किसी फिएट मुद्रा से इसे जोड़ा या संबद्ध कर दिया जाता है। जैसे इस स्टेबल कॉइन को येन के साथ में संबद्ध कर दिया गया है ना। तो इसलिए इसे स्टेबल कॉइन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ पर स्थिर हो गई है और वो किसी फिएट मुद्रा से उसे जोड़ दिया गया है। इसका जो उद्देश्य होता है वो पारंपरिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी के बीच एक सेतु का काम करना है, जिससे कि तेज और कम लागत और अधिक सुरक्षित डिजिटल लेन देन को यह संभव बना पाता है। और इसके अलावा और भी टीथर, यूएसडी कॉइन, ये सभी कुछ अन्य स्टेबल कॉइन्स भी हैं। ठीक है, तो ये स्टेबल कॉइन था। यूपीएससी बिटकॉइन के बारे में प्रश्न पूछ चुका है, स्टेबल कॉइन के बारे में पूछ सकता है कि स्टेबल कॉइन से आप क्या समझते हैं या सुर्खियों में रहने वाला स्टेबल कॉइन का अर्थ क्या है। तो उस पर 3-4 स्टेटमेंट होंगे, तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से चक्रवात मोन्था ये भी चर्चा में रहा है। चक्रवात मोन्था बंगाल की खाड़ी के तट से अभी टकराया है, पिछले वीक की काफी ज्यादा न्यूज में था। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मोन्था, तो मोन्था का मतलब होता है थाई भाषा में एक सुगंधित फूल। और जैसा आप जानते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उनके नामकरण की एक स्पष्ट प्रणाली विद्यमान है, जिसमें जो कटिबंध चक्रवात से प्रभावित जो क्षेत्र है उसके जो देश हैं वो साइक्लिक रूप से इन चक्रवातों का नाम रखते हैं। और जो इन चक्रवातों का नाम होता है वो काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा उन्हें रखा जाता है। किसी भी भयावहता को दिखाने वाले शब्द के रूप में इनका नाम नहीं रखा जाता है। ये एक परंपरा यहाँ पर बनी हुई है। इस पर यूपीएससी द्वारा प्रश्न भी पूछा गया है, जिसमें इनके कलर कोडिंग और इनके नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण के संदर्भ में मेंस में प्रश्न पूछा गया था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो ये वाताग्र रहित होते हैं। अगर
यहाँ पर वातागर का निर्माण नहीं होता है, जबकि जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं वहां पर वातागर का निर्माण होता है। यहाँ पर निम्न दाब बनता है और तेजी से घूर्णन करने वाले ये चक्रवातीय तंत्र होते हैं, और इनकी उत्पत्ति सिर्फ उष्णकटिबंधीय महासागरों में ही होती है, और इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अटलांटिक महासागर में इन्हें हरिकेन कहते हैं, दक्षिण प्रशांत महासागर या पश्चिमी दक्षिण चीन सागर में इन्हें टाइफून कहा जाता है ना। इसी प्रकार से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इन्हें विली विलीज कहा जाता है। कुछ वीक पहले हमने टाइफून को भी इसमें कवर किया था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए कुछ अनिवार्य दशाएं हैं कि तापमान सतह का 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए, कोरियोलिस बल की उपस्थिति होनी चाहिए, इसीलिए ये हमेशा भूमध्य रेखा के आसपास ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। और यहाँ पर पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब का क्षेत्र होना चाहिए। उसके बाद जब ये निम्न दाब का क्षेत्र होगा तो यहाँ पर वायु आएगी और फिर यहाँ से वायु का आउटफ्लो होगा और फिर यहाँ पर चक्रवात का निर्माण होगा। अब हमारी अगली न्यूज पर हम आते हैं। अगली न्यूज हमारी बात कर रही है यूएनईपी की अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, यानी कि अडेप्टेशन रिपोर्ट यूएनईपी। तो ये जारी की गई है। अडेप्टेशन जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति जो अनुकूलन है उसमें कितना गैप विद्यमान है उसको लेकर के रिपोर्ट बात करती है। तो इस रिपोर्ट ने कहा है कि व्यापक स्तर पर वित्तीय अंतराल अभी भी मौजूद है, कि विकासशील देशों को 2030 के मध्य तक अनुकूलन के लिए लगभग 310 से 365 अरब अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष की कमी का सामना इन्हें करना पड़ेगा। यानी कि प्रति वर्ष लगभग 310 से 365 अरब अमेरिकी डॉलर की कमी यहाँ पर रहेगी। वर्तमान में जो वित्त पोषण है वो लगभग सिर्फ 26 अरब अमेरिकी डॉलर ही है, जो कि आवश्यकताओं से काफी कम है। कार्यान्वयन में देरी देखने को मिलती है कि अधिकांश देशों के पास योजनाएं तो विद्यमान हैं जिससे कि वो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाला जो जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन वो कर पाए, इसके लिए योजनाएं तो हैं लेकिन वित्तीय सहायता नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर ये क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं और गुणवत्ता भी यहाँ पर नहीं बनी रहती है। तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता यहाँ पर बताई गई है कि वित्त पोषण, नवोन्मेषी साधनों और बेहतर लोचशीलता योजनाओं में व्यापक पैमाने में वृद्धि करने की आवश्यकता इस रिपोर्ट ने बताई है। भारत से संबंधित तथ्यों की अगर हम बात करें तो भारत अपनी राष्ट्रीय अनुकूलन निधि और राज्य कार्य योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत अधिक गर्मी, जैसे कि आप देखते हैं कि भारत में हीट आइलैंड या हीट वेव की काफ़ी ज़्यादा हम गर्मियों में देखते हैं, तो वो अनिश्चित मानसून और तटीय बाढ़ के कारण अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र अभी भी भारत में विद्यमान है, जिनके लिए हमें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल प्रौद्योगिकी का निर्माण करना पड़ेगा, अवसंरचना का निर्माण करेगा। उसके लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी, जिसकी ये रिपोर्ट बात कर रही है कि काफ़ी बड़ा गैप वहाँ पर विद्यमान है और वित्तीय सहायता जितनी चाहिए या जितनी आवश्यकता है उतनी अभी नहीं मिल पा रही है। अब हमारी अगली न्यूज़ की हम बात करें तो जो अगली न्यूज़ है ये बात कर रही है आदर्श युवा ग्राम सभा के रूप में। तो ये आदर्श युवा ग्राम सभा एक योजना है जो कि पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय, इन तीनों ने मिलकर के तीनों के सहयोग से इस योजना को लाया गया है। ये योजना एक प्रकार की पथ प्रदर्शक पहल है, अर्थात जो छात्र हैं, स्कूलों के जो छात्र हैं, उनको ग्राम सभा के क्रियान्वयन से, उनकी प्रणालियों से परिचित करना इसका उद्देश्य है। और ये छात्रों को सिमुलेटेड ग्राम सभा सत्रों में शामिल किया जाएगा, अर्थात कि जैसे आप देखते होंगे ना, जब आप स्कूल में अगर रहे होंगे तो स्कूल की जो असेंबली होती है शुरुआत में, अब उसको एक ग्राम सभा के रूप में, कि उसका जैसे ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसमें किसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लिया जाता है, तो उसके लिए जो ग्राम सभा के प्रमुख हैं उनका चुनाव होता है। उसके बाद दोनों अलग अलग पक्ष या अलग अलग व्यक्ति अपनी मांग रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं, और फिर जाकर के एक कंसेंसस के साथ में या फिर एक सहमति के साथ में निर्णय लिया जाता है। तो उसी प्रकार से ग्राम सभा जैसी सिमुलेटेड ग्राम सभाओं का सत्र यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय और राज्य सरकार के स्कूलों में से लागू किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय जो हैं वो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए इनको बनाया गया था। उसी प्रकार से जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं, ये मुख्य रूप से जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, जहाँ पर लगभग 50% एसटी जनसंख्या है और उनकी संख्या अगर 20,000 से अधिक है तो उन क्षेत्रों में
इन स्कूलों का खोला जाता है और राज्य सरकार को जो स्कूल है उनमें भी इनको लागू किया जाएगा। इसके अगर मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो छात्रों को पंचायती राज व्यवस्था के बारे में शिक्षित करना, ग्राम सभाओं और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने के लिए नेतृत्व संबंधी कौशल विकसित करना, क्योंकि आने वाले समय में यही भारत के आगे नागरिक बनेंगे और ग्राम सभाओं में ये भी अपनी भूमिका दर्ज कराएंगे। और वास्तविक जीवन में गवर्नेंस से संबंधित चुनौतियों की समझ को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। काफ़ी अच्छा ये इनिशिएटिव है। इसका उपयोग आप अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, आप इथिक्स में इसका उपयोग कर सकते हैं, आप निबंध में इसका उपयोग कर सकते हैं। आज की जो अंतिम संक्षिप्त खबर है हमारी वो है इबेरियन लिंक्स को लेकर के। तो अभी स्पेन में दुनिया का पहला सफेद इबेरियन लिंक्स ये देखा गया है। तो ये इबेरियन लिंक्स, ये इसकी फोटो है, तो ये फोटो खींची गई है स्पेन में। तो इबेरियन लिंक्स आयुसीएन इसकी स्थिति जो है वो सुभेद्य है। प्रजातियों की आयुसीएन हरित स्थिति यानी कि आयुसीएन ग्रीन स्टेटस जो है वो इसका अत्यधिक क्षीण यानी कि लार्जली डिप्लीटेड है। जो ये आयुसीएन ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज ये क्या होता है? जो आयुसीएन स्थिति है ये तो सिर्फ ये दिखाता है कि जो उसकी आयुसीएन जो रेड डेटा लिस्ट है वो सिर्फ ये दिखाती है कि वो कितनी दूरी पर एक्सटिंक्ट होने की संभावना उसकी है, यानी कि वो कब उसके समाप्त होने की संभावना है उस आधार पर आयुसीएन रेड डेटा लिस्ट जारी की जाती है और उसी में अलग अलग जो कलर कोडिंग है वहां पर वो दी हुई है। लेकिन जो आयुसीएन ग्रीन स्टेटस स्पीसीज है ये क्या करती है? ये बताती है कि अभी तक जो संरक्षण के प्रयास किए गए हैं, संरक्षण के प्रयास हैं उनकी क्या स्थिति है और कितना और ज्यादा संरक्षण करने की आवश्यकता है, ये जो स्थिति है वो बताती है। साइट्स की बात करें तो ये अपेंडिक्स 1 में आता है। पर्यावास ये आश्रय के लिए घनी झाड़ियों और शिकार के लिए खुले चारागाहों का मिश्रण इस क्षेत्र में ये रहते हैं। जहां पर खरगोश की प्रचुरता होती है वहां पर इबेरियन लिंक्स के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इनका जो व्यवहार है वो मुख्य रूप से संध्याचर होता है और आमतौर पर दिन के दौरान ये सोते हैं और रात में ये अपनी गतिविधियां करते हैं, लेकिन दिन के में भी ये सक्रिय हो सकते हैं। प्रमुख खतरों की बात करें तो खरगोश की आबादी में भारी गिरावट, पर्यावास को नुकसान, विखंडन, रोग संचरण और कम आनुवांशिक विविधता और अवैध शिकार ये इनके समक्ष प्रमुख खतरे हैं। तो इबेरियन लिंक्स ये आपके सामने हमने इस पर बात की। अब आज का जो हमारा सुर्खियों में रहा स्थल है इस पर हम बात करते हैं और हमारा सुर्खियों में रहा स्थल है वो है बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो अभी बाल्टिक सागर में कुछ पोलैंड ने बाल्टिक सागर के ऊपर से रूसी विमान को जाने से रोक दिया है। तो ये तो न्यूज़ है, लेकिन बाल्टिक सागर की अवस्थिति हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इससे जोड़ करके यूपीएससी में मैप आधारित प्रश्न पूछने की संभावना लगातार बनी हुई है। तो ये उत्तरी यूरोप में अवस्थित है। इसके सीमावर्ती देशों की बात करें तो ये बाल्टिक सागर है, इसके सीमावर्ती देश है फिनलैंड है, रशिया है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, और ये भी रूस का हिस्सा है, स्वीडन है ना। ये इसके सीमावर्ती देश हैं। ठीक है, जर्मनी भी है, इसी प्रकार से डेनमार्क भी है। और ये यहाँ पर ये जो है ये उत्तरी सागर है यानी कि नॉर्थ सी है और नॉर्थ सी को बाल्टिक सागर से ये कील नहर यहाँ पर जोड़ती है। और जो डेनिश जलडमरू मध्य है वो अटलांटिक महासागर से इसे जोड़ता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का अंतर्देशीय जल निकाय ये है। और इसके आसपास की भूमि से ताजे जल के प्रवाह और समुद्र के उथलेपन के कारण इसके पानी की लवणता महासागरों से अभी भी महासागर से इसकी लवणता कम बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर लगातार जो ताजे पानी की आपूर्ति है यहाँ पर लगातार होती रहती है। तो ये हमारा बाल्टिक सी था। अब हम इस सेशन को एंड करें तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ कि विजन आईएएस द्वारा 16 नवंबर को ओपन टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें जीएस और सीसेट दोनों का ये ओपन टेस्ट होगा। केवल ऑनलाइन मोड में ये उपलब्ध रहेगा और इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में ये उपलब्ध है। तो आप जरूर इस ओपन टेस्ट में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और इस ओपन टेस्ट को दीजिए ताकि आपको ये पता चल पाए कि आप पिछले टाइम से जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं उसकी क्या उपयोगिता है, कितना आप की तैयारी का स्तर बना हुआ है और क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस ओपन टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीक फिर से आपके सामने वीकली राउंड अप का अपना नया सेशन लेकर के आएंगे। तब तक आप लगातार हमसे जुड़े रहिए
और देखते रहिए विजन IAS। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।